जय हिंद। मैं वेदानंद सिंह आज अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 12th का जो है पॉलिटिकल साइंस इसकी डिस्कस करेंगे। जो ये आपके दूसरे बुक हैं, मतलब पहला बुक ख़त्म हो चुके हैं, ये आपको दूसरे बुक कर रहे हैं। जो चैप्टर्स का नाम है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज जो हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है दोनों भाषा में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने का हम ट्राई करेंगे। क्योंकि मेरे कुछ कमेंट्स में आए थे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में डिटेल कर देते हो, तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी में भी साथ करते चलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन या कुछ मिस्टेक होगा, और सॉरी फॉर दैट, बट लेट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं ये हमारे चैप्टर्स क्या हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर्स जो है ये। अब इसमें क्या है, क्या क्या चुनौतियाँ थी हमारे नेशन को, हमारे देश राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कम आफ्टर द 1947। सो चैलेंजेस में जैसे आपको हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स इस चैप्टर में यूज हुए हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर्स को डिटेल में करेंगे। एंड अगर आप ये एनसीईआरटी बुक से, जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपके एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। अगर आप एक बार ये टॉपिक देख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टाइम है तो एक बार एनसीईआरटी बुक जाइए, पढ़ लीजिए ज़रूर। अगर टाइम नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल द एग्जाम्पल्स I have taken from that book and it would be beneficial for you for writing the answer। अगर आप आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। एंड आई वुड आस्क यू टू राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो ये तो आपके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ही है, तो आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको ये अपने कॉपी में लिखते चलना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स की तरह, जो कि आपको बार बार आपको बुक की ओर ना जाना पड़े। चलिए, तो सबसे पहला है आपका टू नेशन थ्योरी। मीन्स टू नेशन थ्योरी इट वॉज propounded by the मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो दो राष्ट्र का सिद्धांत था, ये जो टू नेशन थ्योरी है, इनका दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था, इसमें क्या था, जो अली जिन्ना थे तो इनका एक क्या, इन्होंने क्या किया था, एक अपना पक्ष रखा था कि एक राष्ट्र मुस्लिम के लिए अलग बनाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ें की, इनका ये था जो हम विल डिस्कस इन द चैप्टर्स। और जो सेकेंड है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, द इंडियन प्रोविंसेस विच आर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस। सी व्हाट इट द इंडियन हिंदी मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज, वे भारतीय प्रांत जो सीधे ब्रिटिश भारत के अधीन थे। मीन्स स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पहले जो थे वो हमारे जो राज्य थे वो किनके, ब्रिटिश के अधीन थे, इसके बारे में है ये। सेकेंड थर्ड आते हैं आपके जो है ये प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, the state ruled by princes who enjoyed some of the form of control over their state's internal affair under the British supremacy। क्या बोलना चाह रहा है कि जो इसको जो रियासतें बोलते हैं, इसको प्रिंसली स्टेट को क्या बोलते हैं, रियासतें बोलते हैं हिंदी में, कि वो राज्य जिन पर राजकुमारों का शासन था और जिनके अपने राज्य पर किसी न किसी रूप से नियंत्रण होता था, किसके, जब ब्रिटिश राज शासन के अधीन उनके राज्यों को आंतरिक मामलों में। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रिंसलीज को और इसको रियासतें बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट, द फोर्थ नंबर जो है ये हैं आपके राजा कजार्स। अ पारा मिलिट्री फोर्सेस ऑफ निजाम वॉज सेंट टू द रिस्पॉन्ड पीपल मूवमेंट विच हैड नो बाउंड। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो रजाकार था, इसमें क्या होता है, निजाम का एक अर्धसैनिक बल लोगों की हिंसा का जवाब देने के लिए भेजा गया था। आंदोलन की कोई सीमा नहीं थी, इसमें क्या था, कोई आंदोलन का कोई सीमा नहीं था। इसको सिंपली क्या किया था कि एक पारामिलिट्री का जो फोर्स था उनको क्या हुआ था कि किस लिए भेजा गया था, लोगों के हिंसा को जवाब देने के लिए इसको पारामिलिट्री फोर्स को यूज करता, इसको बोलते थे रजा कजार। सॉरी। एंड द फिफ्थ इज निजाम। सॉरी फॉर दिस। निजाम, अब देखिए ये निजाम क्या था, रूलर ऑफ हैदराबाद
title as Nizam, who was world richest person. It means that it was the title given to the ruler of Hyderabad and that ruler was the world richest person. कहने का मतलब है हैदराबाद के जो शासक को ये उपाधि दी गई थी निज़ाम का, और ये क्या होता था कि जो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति थे, वर्ल्ड के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे वो निज़ाम कहा गया था, और ये टाइटल दिया गया था रूलर्स ऑफ हैदराबाद को, क्योंकि रूलर्स ऑफ हैदराबाद जो था बहुत ही रिच स्टेट था उस समय का। नेक्स्ट 6 नंबर इट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वॉज अपॉइंटेड इन 1953 to look into the matter to redraw the boundaries of the state. मीन्स कहने का है कि ये 1953 में राज्य में पुनर्गठन की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, और राज्य की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का मामला था। मतलब ये सिंपल क्या था, एक राज्य को क्या था कि कितना राज्य का क्या एरिया होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए ये क्या था, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन था। नेक्स्ट let's come to the our books. See the first topics of the NCERT book, that challenges for the new nation के साथ क्या क्या नए राष्ट्र के लिए क्या क्या चुनौतियाँ थी उस समय। सबसे पहला देख लीजिए, फर्स्ट विल रीड आउट इन इंग्लिश, आफ्टर दैट विल गो थ्रू द हिंदी आल्सो। सो फर्स्ट, इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट इन August 1947. Immediately after the independence there were 3 challenges in the नेशन बिल्डिंग। मीन्स कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद उनके तुरंत बाद क्या हुआ, भारत के राष्ट्र के निर्माण के बाद कुछ चुनौतियाँ थी। वो कितने चुनौतियाँ थी, मेनली ये 3 चुनौतियाँ थी। एक बार हम पढ़ लेते क्या क्या चुनौतियाँ थी। सबसे पहला जो है, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंजेस वॉज टू सेव द नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट एकोमोडेटिव of the diversity existing in the society and eradication of poverty and employment। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला चुनौती क्या कि पहली और तत्कालीन चुनौती ऐसे राष्ट्र को आकार देना था जो एकजुट हो, लेकिन साथ ही साथ एकता के सूत्र में भी बंधे, और क्या इसके साथ में क्या था, समाज में विद्यमान विविधता और समायोजित करना तथा गरीबी उन्मूलन करना भी एक ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा था। सबसे पहला जो था ये, इंडिया आज़ाद तो हो गए, अब ये सब चीज़ें क्या थे, ये सब चीज़ें इंडिया के पास एक चैलेंज के रूप में थे। सबसे क्या था, जैसे एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जो इनके पास जो थर्ड चैलेंजेस, सेकंड चैलेंजेस थे, द सेकंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र को स्थापना करना। दिस वाज आल्सो ग्रेट चैलेंजेस, सेकंड चैलेंजेस फॉर द इंडिया एट द टाइम। एंड द थर्ड चैलेंजेस was to ensure the development as well as bring the entire society, not only for some sections। कहने का मतलब है कि जो तीसरी चुनौती थी वो क्या था, सभी विकास और कल्याण के लिए सुरक्षित करना, और ये नहीं कि केवल कुछ वर्गों को ही, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को ही इसके लिए चुना जाए। मतलब ये था कि पूरे सोसाइटीज़ को एकत्रित करके चलना। नेक्स्ट, the next topics of the NCERT book, partition, displacement and rehabilitation। कहने का मतलब है जो आपका सेकंड है, जो है आपका विभाजन था, इसमें क्या है, आपको पुनर्वास और विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट एंड पुनर्वास, इसको रिहैबिलिएशंस होते हैं, इनके मतलब होते हैं पुनर्वास होते हैं। अब देखिए क्या था, ऑन 14 to 15 August 1947 two nation states, India and Pakistan, came into existence. Lakh of peoples from the both sides lost their homes, lives, property and become the victims of communal violence। देखिए कहने का मतलब है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, कब, 1947 में हुए। उसके बाद के 14 से 15 अगस्त के बीच में क्या होते हैं कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। उस समय जब ये 2 राष्ट्र बने, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें क्या हुआ, लैक ऑफ पीपल्स, मतलब जो है ना, लाखों में जो जनता थे वो क्या हो गए, उन्होंने अपना घर खो दिया। घर कैसे खो दिए, कुछ उस राष्ट्र में चले गए जो इस राष्ट्र में आ गए, मतलब कोई पाकिस्तान में चले गए, कोई हिंदुस्तान में रह गए। और क्या हुआ, कम्युनल वायलेंस भी हुए। कम्युनल वायलेंस कहने का मतलब है कुछ जो सांप्रदायिक हिंसा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम्युनल वायलेंस बोलते हैं। ये सब हुआ, किसी का प्रॉपर्टी भी लॉस हुए।
कि जब दो नेशन जब सेपरेट हुए, इंडिया और पाकिस्तान। अब जो सेकेंड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी बिल went and East Pakistan was created which were separated by the long expanse of Indian territories। अब क्या होता है कि जब हुआ तो मुस्लिम क्षेत्र में जो आधार का था पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अब उसमें क्या होता है कि जो भारतीय भूभाग के एक लंबे विस्तार से मतलब अलग थे, मतलब जो जब ये सेपरेट हुए तो भारतीय जो भूस्थल से उनका अलग सेपरेशन हुआ। एंड नेक्स्ट the highlighted topic of this subtopics are Khan Abdul Ghaffar, also known as Frontier Gandhi, was undisputed leader of the northeast frontier provinces despite his opposition, and WPF was merged with the Pakistan। देखिए होता क्या है इसमें, जब ऐसा तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी फ्रंटियर गांधी से भी नाम से भी इनको दर्जा दिया जाता था। उसके बाद क्या ये निर्विवाद नेता थे, क्या थे इसको अनडिस्प्यूटेड नेता, ये क्या थे लीडर जो थे, ये अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। उसके बाद फिर क्या होता है इनका अपोजिशन में क्या होता है, इसके साथ में इनके अपोजिशन में हो गए। जो जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो इसके मर्ज हो गया NWPF से, इनका ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से इनसे आपके इनके क्या हो गए कि ये इनका मर्ज हुआ पाकिस्तान के साथ। एंड द सेकेंड, द पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बंगाल कॉज द डीपली ट्रॉमाज ऑफ पार्टीशन। जनरली व्हाट हैपेंस दिस पॉइंट, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। इसमें क्या होता है पंजाब और बंगाल का जो हिंसा का विभाजन था ये सबसे गहरा आघात था। मतलब क्या था, ये बहुत बड़ा आघात था जब पंजाब और बंगाल था, क्योंकि उस समय क्या हुआ पंजाब भी थे और बंगाल भी था। ये आपको किस जगह में चला गया, ये आपके ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान में चले गए, जो हम बांग्लादेश लेटर ऑन पढ़ेंगे इसमें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब क्या होता है जब विभाजन हुआ तो इनका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं इनके क्या क्या परिणाम थे। फर्स्ट पॉइंट इज द ईयर 1947 was the year of largest and most abrupt unplanned and tragic transfer of population of human history as known। कहने का मतलब है कि जो 1947 था ये पूरी विश्व में सबसे बड़ा और अचानक क्या हुआ था, जगह परिवर्तन हुआ था इस साल में मानव का। ये अपने आप में खुद में भी ये एक आपके हिस्ट्री बताते हैं ये कि क्या है कि जो 1947 में थे क्या हुआ कि कुछ आदमी ऐसे थे जो जैसे कि वो रात में सोए, सुबह उनको पता चलता है कि मैं जो भारत में सोया हूँ, उनको सुबह पता चलता नहीं मैं तो पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि उनकी इसमें क्या होती है आदमी को एक दूसरे से उनको प्लान होने में, मूवमेंट करने में, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके इनमें परिवर्तन हुए थे। इसका बहुत ही बड़ा एक कॉज भी था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फेड देयर होम सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप। अब क्या बोलता है जो माइनॉरिटी थे उस समय के, वो क्या था बॉर्डर के उस साइड भी थे और इस साइड में थे, वो टेम्पररी कहाँ इन्होंने रहने के लिए गए, इसे रिफ्यूजी कैंप में ले गए, जो कि शरणार्थी होते हैं वो शरणार्थी कैंप में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, वुमेन वेयर ऑफन abducted, raped and attacked and killed. They were forcibly converted their other religions। क्या कहने का मतलब है जो वुमेन थे उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जैसे कि उनको रेप किया गया, अटैक किया गया, बहुत को मार दिए गए, और बहुत ऐसे थे जिनको उसका धर्म का परिवर्तन करना पड़ा, जो अगर वो नहीं धर्म के थे उनको ज़बरदस्ती उसको धर्म परिवर्तन करने लगे, जो मतलब जो अलग नेशन में गए। एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी फेल ऑन बोथ साइड। अब क्या होता है जो पॉलिटिकल सिस्टम थे दोनों पक्ष का और प्रशासनिक ये पूरी तरीके से विफल रहा। नेक्स्ट इज देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, कम्युनल वायलेंस ऑन इट्स कल्मिनेशन। कहने का मतलब है कि जब क्या होते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं लाइफ मतलब आदमी के जान जाते हैं, जान माल के नुकसान हुआ, सांप्रदायिक हिंसा चरम पे थी, और ये सब क्या चीज़ हुए जब ये नेशन सेपरेट हुए। नेक्स्ट हैं आपके
इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कहने का मतलब है जो रियासतें थे उस रियासतों का किस तरह से एकीकरण किया गया। ठीक है, देयर वर 2 टाइप ऑफ प्रोविंसेस इंडियन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंशियली डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट मीन्स गवर्न बाय इंडियन प्रोविंस। देखिए उस समय क्या था कि 2 प्रोविंसेस थे। ठीक है, 2 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, एक था ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश प्रोविंसी जो कि किसके अंदर थे, वो किसके कंट्रोल में थे, वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और तीसरा था प्रिंसली स्टेट, तो ये किसके गवर्नमेंट थे, ये इंडियन प्रिंसेस के अंडर में थे। तो नेक्स्ट आपके पॉइंट्स आते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर ऑलमोस्ट 656 प्रिंसली स्टेट, मैनी ऑफ देम ज्वाइन द इंडियन यूनियन। देखिए क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय आज़ाद होने के बाद जो तुरंत कितने थे आपके प्रिंसली स्टेट जो थे, ये आपके रियासतें जिसको बोल रहे हो, ये आपके रियासतें थे 565 रियासतें थे, जिनमें से कुछ बाद में किस में शामिल हो गए, भारतीय संघ में शामिल हो गए। नेक्स्ट चीज त्रावणकोर हैदराबाद कश्मीर मणिपुर इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। अब क्या होता है, जो ये आपके 4 जो मैन दिख रहे हैं ये कौन कौन से थे, त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, इन्होंने जो है ना इंडियन ईस्टर्न यूनियन के साथ ज्वाइन करने से, जो भारतीय संघ में इनमें शामिल होने से इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। इनका ये नहीं था कि मैं इनमें शामिल हूँ। नेक्स्ट आपके पॉइंट्स आते हैं आपके गवर्नमेंट अप्रोचेस मीन्स सरकार का क्या क्या दृष्टिकोण था इसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें ये पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट अप्रोच क्या थे, then interim government took a firm steps against the possible division of India into the small principalities of different sizes। कहने का मतलब है क्या होता है कि जो उस समय का जो अंतरिम सरकार थे उन्होंने क्या क्या संभावित विभाजनों को खिलाफत में एक कदम उठाया, जो क्या था, भारत को विभिन्न आकार की छोटी छोटी रियासतों में विभाजित किया गया। क्या किया गया, इसको छोटे छोटे जो था इसमें डिवाइड किया गया, स्मॉल में बांटे गए। अब देखिए क्या होता है इसमें, द गवर्नमेंट अप्रोचेस वाज गाइडेड बाय द 3 कंसिडरेशन। अब क्या था, इसको गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनको कुछ 3 विचारों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इसको जो भी था इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला क्या करते हैं, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियर वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। बोल रहा है कि जो मेनली जो जनता थे उस समय के, वो क्या बोल रहे थे कि ये भारतीय के संघ का ये एक हिस्सा बनना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर बी फ्लेक्सिबल एंड गिविंग ऑटोनॉमी टू द सम रीजन। क्या है कि जो उस समय को गवर्नमेंट थे वो क्या थे कि उन्होंने क्या थे, ऑटोनॉमी बनाना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको ऑटोनॉमी तो उसको सम अलग से रीजन बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब है राष्ट्र की प्रादेशिक सीमाओं का करने के लिए सर्वोच्च महत्व का ग्रहण किया गया, मतलब सर्वोच्च सुप्रीम इम्पोर्टेंस दिया गया किस चीज़ के लिए, यूनियन बाउंड्रीज के लिए, यूनियन बाउंड्रीज एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। देखिए अब इंस्ट्रूमेंट और एसेशन में क्या होते हैं कि क्या क्या इसमें दस्तावेज वगैरह थे या कैसे कहाँ किए गए, साइन वगैरह क्या क्या, ये चीज़ हम इसमें पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब द रूलर ऑफ मोस्ट स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट्स कॉल इंस्ट्रूमेंट एसेशन। कहने का मतलब है जो उस समय के जो रूलर्स थे इन्होंने क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर किए, उस डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के नाम से जाना गया, जिसको दस्तावेज हैं इनको इस नाम से जाना गया। अब होता क्या है इसमें, बट द एसेशन ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्टी दैन द रेस्ट। बोल रहा है कि जो ये एसेशन कहाँ कहाँ का था, जूनागढ़ का, हैदराबाद का, कश्मीर का और मणिपुर का था। ये क्या था, जो रेस्ट प्रोविंसेस उनसे इनका थोड़ा डिफ़िकल्टी था, मीन्स इस पर साइन करना डिफ़िकल्टी था, या तो इनके राजा मिलना नहीं चाह रहे थे, इस तरह से करके थे जो या निज़ाम थे हैदराबाद के, या जो ये जम्मू का ये मणिपुर के थे, यहाँ भी एक राजाशाही होते थे वो करते थे। अब क्या होता है नेक्स्ट है
आफ्टर रेसिस्टेंस इन September 1948 हैदराबाद मर्ज विद द इंडियन यूनियन बाय मिलिट्री ऑपरेशन। क्या होता है कि 1948 में भारत संघ के यूनियन के द्वारा क्या किया गया, मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, और उस ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद को किसमें किया, यूनियन में सम्मिलित किया गया, मिला लिया गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइज द महाराजा ऑफ मणिपुर इनटू द signing the merger agreement in 1949. The government did so without consulting the popular election assembly of मणिपुर। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जो इसका विरोध हुआ ही, ये हैदराबाद को मिलिट्री प्रेशर के कारण इसको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। बाद में क्या होते हैं, जब ये शामिल किया गया उसके बाद फिर क्या होते हैं, शामिल होने के बाद क्या सितंबर 1949 में क्या किया गया, एक एग्रीमेंट के थ्रू जो महाराजा था, कहाँ का, मणिपुर का था, यहाँ का महाराजा को समझौते पर हस्ताक्षर करके इन्हें राजी कर दिया गया और मणिपुर को एक लोकप्रिय रूप में निर्वाचित विधानसभा में परामर्श किए बिना इनको क्या किया, इनको भी मर्ज कर लिया, किसके साथ, इंडियन यूनियन के साथ। और ये कब हुआ था, सितंबर 49 में किया गया था। उनके बाद फिर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए इसमें क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। अब इतना तो हो गए, जो भी थे प्रिंसली स्टेट वगैरह जो थे सबको एक साथ में यूनियन के साथ एकत्रित कर लिया गया, मीन्स इंडिया के साथ पार्ट में बना दिया गया। अब फिर क्या होता है कि अब जो स्टेट थे, अब स्टेट को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया करना, मतलब कि इसको अगर हम बोलें तो इसको राज्यों का पुनर्गठन, कि अब राज्य कैसे होंगे, इंडिया आज़ाद हो गया, अब जो था जो अलग अलग सेपरेट रीजन था, प्रोविंसेस था, वो सब क्या हुआ, इंडियन यूनियन के साथ वो आ गए। अब आने के बाद हो गया, अब जो नेक्स्ट आता है, स्टेट किस तरह होना चाहिए। अब इसको कैसे ये किया गया, मतलब कैसे स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर दिया गया, कौन सा, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो एरिया के हिसाब से, बहुत ऐसे स्टेट थे जो भाषा के हिसाब से सेपरेट हैं, तो ये सब आप इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब बोलता है कि जो उस समय का था, क्या हुआ कि आंदोलन के बाद भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया, मतलब जो जिस तरह के भाषा थे, जैसे सपोज अगर कोई तमिल है तो तमिल के बेसिस पे, जैसे आंध्र प्रदेश है उनकी भाषा अलग है, महाराष्ट्र है उनकी भाषा के हिसाब से वो किया गया, सेपरेट किया गया। सबसे पहले क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस द आइडिया वाज पोस्टपोन्डेड बिकॉज मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज फ्रेश एंड फेड द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट डिसाइडेड। क्या होता है कि जब ऐसा हुआ गया तो शुरू में इसको क्या गया, इसको सबसे वो नहीं मिला गया, इसको एलो नहीं किया गया। फिर क्या होता है कि लंबे समय के बाद क्या होता है, आफ्टर द लॉन्ग मूवमेंट इन दिसंबर 52 आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। कहने का मतलब है जो आंध्र प्रदेश जो अभी हमारा है, जिसकी राजधानी अमरावती है करंट में, इनका क्या होता है 1952 में इसका क्या गया, भाषा के हिसाब से इनको बनाया गया, जो आंध्र प्रदेश है भाषा के हिसाब से इनको बनाया गया, एक राज्य की दर्जा दी गई। अब फिर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट गिव इम्पैटस टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब क्या बोलते हैं, जब इस तरह से ये स्टेट बन गए तब क्या हो गया कि भाषा के हिसाब से इनको एक तरह से संरचना दी गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। अब क्या करते हैं कि 1953 में भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। अब क्या होता है, दिस कमीशन एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये जो कमीशन था, इस कमीशन का क्या था, इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य की सीमा जो है वो एक मूल संरचना को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रतिबिंब करना चाहिए, और क्या होता है अलग अलग भाषा के हिसाब से। नेक्स्ट होता है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। अब क्या होता है, इसके इस बेसिस पे एक एक्ट पास किया गया, कब, 1956 में। दिस लेड द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज।
जब ये किया गया, इसके थ्रू क्या होते हैं 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। कब? 1956 में। अब देखिए, ये था आपका इस चैप्टर का जो भी थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आपके एनसीईआरटी बुक से छोटे लेसन हैं, इसलिए आपको इतना ही पॉइंट्स हैं। अब अगर हम चाहें तो जो आपने एक शॉर्ट में मैंने क्या किया हूँ, शॉर्ट में पूरा चैप्टर का एक ये ले लिया हूँ, जो है आपके पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस लिया हुआ है। आप एक बार ये देख लीजिए, इसके बाद आपको इस चैप्टर के थ्रू आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होंगे। सबसे पहला देखिए क्या है जो हम पढ़ रहे थे, ये चैप्टर एट ए ग्लांस ले लिया हूँ, जो सिनॉप्सिस जो भी बोल रहे हैं आप, ये है आपके। पहला क्या है, द फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द ऑनर ऑफ मिडनाइट 1947 14 to 15 अगस्त was known famous trustee with destiny speech while addressing the स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब होता क्या है, पहली बार जो है भाषण देते हैं कौन, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है 14 और 15 अगस्त के बीच के मध्य रात्रि में दिया। और इसको क्या नाम दिया गया, इसे दिया है नियति के भेंट के रूप में इसको नाम दिया गया, जिसको आप बोलते हैं ट्रस्टी विद डेस्टिनी में इसको जाना गया। और इसमें क्या होता है कि संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया गया। मैंने क्या था इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस पे इन्होंने भाषण दिए थे। सबसे पहला है ये। सेकंड पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है, इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर मैनी चैलेंजेस इन इंडिया that led the needed a solution. Example, जैसे challenges to save the nation as a united country, to develop the democratic practices, to ensure the development and well by effective policies for the economic development and eradication of poverty and unemployment। देखिए कहने का मतलब है, जो उन्होंने पहला दूसरे भाषण में इन्होंने क्या क्या चुनौतियाँ थे उनको बताया। जैसे कि आज़ाद हुए उनके बाद भारत में कई चुनौतियाँ थी, जैसे क्या, जिससे कि एक समाधान की आवश्यकता थी। जैसे अर्थात कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र को एकजुट देश के रूप में आकार देने की चुनौतियाँ, तो ये पहला था। दूसरा इसमें है कि विकास करना, लोकतांत्रिक प्रथाओं का पालन करना और प्रभावी तरीके से विकसित और कल्याण सुनिश्चित करना। साथ में क्या था, आर्थिक विकास और गरीबी एंड बेरोजगारी जैसे मामलों के एक तरह से ये आपके चैलेंजेस के रूप में था उस समय। ये सब चीज़ें के बारे में इन्होंने भाषण में दिए थे, इस पे जो पहली स्पीच था इन्होंने दिया था। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट्स है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाय अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, रिजल्टेड इन पाकिस्तान as a India and Pakistan giving birth to many different difficulties like problem of east and west merging of north-west frontier provinces, problem with the provinces of Punjab and Bengal and the principle of religious majorities। ये सब क्या थे जो सेकेंड थर्ड नंबर हैं। क्या होता है कि जब ये हो गए तो इसमें क्या कहते हैं, अली जिन्ना ने क्या लेके आए थे, दो राष्ट्रों का सिद्धांत। अगर पूछा जाए तो इसमें किसने लेके आए थे, ये अली जिन्ना ने लेके आए थे। अब इनमें होता क्या है कि मुसलमानों के लिए अलग अलग राज्य, और जिसके पास परिणाम स्वरूप इसमें क्या होते हैं, भारत और पाकिस्तान का एक विभाजन हुआ। उसके बाद क्या होता है, पूर्व और पश्चिम की समस्या आई जो पाकिस्तान में। और ये जो आपको देख रहे हैं NWFP, ये क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे ये आए तो इसके बाद फिर होता है क्या, इसमें एक विलय करने का और कई जैसे चुनौतियाँ आए, कठिनाइयाँ, जैसे कई कठिनाइयों से पंजाब और बंगाल प्रांतों को धार्मिक बहुमत के सिद्धांत से ये किया गया कि चलो ये है। फोर्थ नंबर है आपके जो पॉइंट्स हैं, द पार्टीशन ऑफ 1947 वाज मोस्ट abrupt and unplanned with the created with the spirit communal right, dividing the country into the various community zone, social suffering to the shelters in the refugee camps, killing of women, separation of families member, except is divided the financial assets, employees and created the conflict between Hindu and Muslim। देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है एक लाइन में ये समझ लीजिए कि जब 1947 में जब विभाजन का अत्यधिक विकसित और अनियोजित था, जिसके सांप्रदायिक दंगे देश को विभिन्न समुदाय क्षेत्र में बांट रहे थे, सामाजिक कष्टों को आश्रय मिला
और उसके बाद क्या होता है, जो शरणार्थी जो शिविरों में महिलाओं का हत्या की गई, परिवारों के सदस्यों को अलग अलग करना पड़ा। इसके सिवाय क्या होते हैं, ये वित्तीय संपत्तियों की नुकसान, कर्मचारियों को नुकसान हुआ। मतलब जो है हिंदू मुस्लिम के बीच एक तनाव पैदा हो गए। उसी समय से तनाव पैदा हो गए, कब से, 1947 से हो गए, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन में सेपरेट हुए। चलिए, जो फिफ्थ पॉइंट्स हैं, जो फिफ्थ पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। ब्रिटिश इंडिया was divided into British provinces and princely state. Princely state enjoyed the form of control over their internal affairs by under the British supremacy। जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या होता है कि जो 5वां नंबर है, ब्रिटिश जो भारतीय प्रांतों को जो रियासतें में विभाजित था, उस समय क्या हो रहा था, ब्रिटिश शासन के तहत राज्यों को अपना अपना आंतरिक मामलों पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण प्राप्त था। उसके बाद फिर क्या होते हैं, 6 नंबर देख लीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन बिकम अ ग्रेट चैलेंज ड्यू टू प्रॉब्लम लाइक अनाउंसमेंट बाय ब्रिटिश इन paramountted over the state's freedom to join either India or Pakistan, and to problem arose the Travancore, हैदराबाद, भोपाल अंडर द डिवाइड इंडिया। कहने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 6 नंबर पॉइंट्स में, आप हिंदी में देख लीजिए। जब स्वतंत्रता होते हैं उसके बाद क्या होता है, रियासतों को भारतीय संघ में एकत्रित करने का एक ग्रेट कदम एक तरह से बढ़ाया गया। उसके बाद फिर क्या होते हैं, ब्रिटिश द्वारा जो सर्वोपरि समाप्ति की घोषणा जैसी समस्याओं के कारण चुनौती राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। कहने का मतलब है जैसे कि त्रावणकोर में समस्या उत्पन्न हुई, साथ में हैदराबाद भोपाल को भारत का एक और अधिक विभाजन करने के लिए उस्काया गया। कहने का मतलब है कि इसमें क्या साथ में बोला कि इसमें भोपाल और इसको क्या है कि भारत में एक तरह से इनको इनिशिएट किया गया कि इसको जो है ना अलग से इनको भी एक कुछ इंडिपेंडेंट पावर मिले या इसको अलग होने का, इस तरह से उसको उकसाया गया। साथ में क्या है 7th पॉइंट, जो है 7th पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज बेस्ड ऑन 3 कंसिडरेशन। मीन्स जो सरकार का जो उनके हिसाब से क्या था, 3 आधारिक अर्थात आधारित था। सबसे पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पीपल प्रिंसली स्टेट, फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू एकोमोडेट पोलरिटी and demand of reason and concern about the integrity of India with peaceful negotiation in firm diplomatic manner by the सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज़ में, स्टेट को इंटीग्रेट करने में। देखिए कैसे होते हैं इसमें, 7 नंबर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक तरीका के एक शांतिपूर्ण वार्ता किए और एक ऐसे तरह से ये कूटनीति किए कि इसके तरीक़ों से काम निकाला गया कि इसमें जो है ना बहुत सारे राज्य को मिलाया गया। जैसे कि क्या था कि जैसे ये हैदराबाद भी थे, हैदराबाद भी शामिल है, उसके साथ जो ये आपके मणिपुर का था इनका भी मैटर था। इनसे क्या एक तरह से पीसफुल निगोशिएशन किया गया, किसके साथ में, उस समय जो यहाँ के रूलर्स थे, किसके द्वारा किया गया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए। चलिए नेक्स्ट है जहां अब मेन डिफ़िकल्टीज़ वाले आते हैं, क्या थे, द ओनली 4 स्टेट एसेसन वाज डिफ़िकल्ट। अब देखिए जो क्या था, ये जो 4 स्टेट था सबके साथ तो समझौता जो भी था जिस तरह से हो ही गए ट्रीटी, लेकिन ये जो 4 स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं, ये जूनागढ़ हैं, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, इनके साथ थोड़ा डिफ़िकल्टीज थे। देखिए डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थे ये हम देख लेते हैं। हैदराबाद was the largest princely state under the rule of Nizam, who was not argued to be integrated, but society protested against the rule of Nizam. The central government had to interfere against the Rajakkar, and in September 1948, Nizam forced to be controlled by the accession of Hyderabad। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, जो 8वां पॉइंट है इसमें क्या है कि जो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उसको क्या शासक जो थे
एक उसके से रियासत है जिसके बारे में यह तर्क नहीं दिया गया था कि एकत्रित के लिए किया जाना, मतलब वो इंट्रीगेशन के वो इंडिया में इंट्रीगेट नहीं होना चाहते, शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन क्या वहाँ का जो निज़ाम के अगेंस्ट, वहाँ का जो जनता था, जो सोसाइटी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मतलब उनके अगेंस्ट में आए। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो इंटरफेयर किए, किस चीज़ में, उसके जो रजा कजार थे, और इन किस साल में किए गए, ये 1948 में किए। अब निज़ाम जो है फोर्सफुली उसको कंट्रोल किया गया, एसेसन ऑफ हैदराबाद का फोर्सफुली इनको किया गया। उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं आपको। इस तरह से हैदराबाद क्या हुआ, भारत के साथ ये इंट्रीगेट हो गए। कब हुए थे, 1948 में हुए, सितंबर 1948 में किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं आपके बोधा चंद्र सिंह, महाराजा ऑफ मणिपुर, मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, but thus on sharp differences over the merger of Manipur and the government of India pressurized Maharaja into the signing a agreement in September 1947। देखिए होता क्या है कि जो उस समय का जो राजा था, कहाँ का महाराजा जो मणिपुर का था, उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। इसको क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तरह इनको क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट को यहाँ इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ क्या होता, जो क्या था, यहाँ का जो इलेक्शन के बाद यहाँ के कुछ जो है समझौते किए गए। समझौते करने के बाद फिर क्या होते हैं कि वहाँ के राजा को प्रेशर दिया गया कि आप जो है ना इसमें इंडिया में मिले। फिर ये क्या होता है कि जो इंडिया में ये आपको, ये आपके सितंबर में ये आपके इंडिया में प्रांत में एक तरह से समझौते किए गए। उस समझौते के थ्रू मणिपुर का भी जो बोध चंद्र सिंह थे, इनको भी राजी कर लिया गया और इनको मर्ज किया गया, किसमें, मणिपुर को इंडियन संघ में, इंडियन यूनियन है उसमें आपको इनको मर्ज किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं जो 10th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 10th पॉइंट है ये, क्या चीज़, देखिए, इन अर्ली ईयर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन द स्टेट्स वर फेल लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेशन एंड क्रिएट अ प्रेशर, हैंस द लिंग्विस्टिक सेपरेशन वर फॉर्म टू चेंज nature of democratic policies which accepted the regional and linguistic claim and provided a uniform based to plural nature of democracy। देखिए कहने का मतलब एक लाइन में क्या बोल रहे हैं, चाह रहा है कि ये जो था राज्यों के पुनर्गठन में शुरुआती वर्षों में ये एक महसूस किया गया कि भाषाई के आधार पर अलगाववाद को खत्म करने और दबाव बनाने के लिए भाषा राज्यों का कई गठन किया गया। बाद में क्या होता है, लोकतंत्र नीति के प्रकृति जिसमें क्षेत्रीय और भाषा दबाव को स्वीकार किया और लोकतंत्र की बहुलवादी प्रकृति को एक समान आधार प्राप्त किया गया। ठीक है, जो सुप्रीमेसी एक तरह से ये किया गया। जो नेक्स्ट है 11 नंबर है, और ये शायद लास्ट पॉइंट है, हाँ लास्ट पॉइंट है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1953 by the central government to redraw the boundaries of the state on the basis of the reflect boundary on the behalf of different language and led to the 14 state and 6 union territories by giving the uniform basis to state boundaries। अब क्या किया गया, जो है 1953 में क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को क्या एक जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, और इनका सिंपल किया गया उस समय करने के बाद ये जो है आधार पे सीमा जो है वो निर्धारित किया गया अलग अलग बाउंड्री के। और उस समय क्या हुआ था, 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट और या 7 यूनियन टेरिटरीज को बाउंड्रीज के हिसाब से इसको बांटा गया। तो ये था चैप्टर का लास्ट था। विद दिस इन जय हिंद जय भारत।